हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही जबरदस्त चाइनीज मूवी जो कि भरी हुई है सेंटिमेंट्स और इमोशंस से। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं एक ट्रक ड्राइवर को जो कि पुलिस को एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि इस लड़की को मैंने जानबूझकर नहीं मारा और इसने तो वैसे भी मर जाना था, क्योंकि इसके हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि ये कैंसर पेशेंट थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये खुद मेरी गाड़ी के सामने आई, इसी वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ। प्लीज मेरा यकीन करे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली इस ट्रक के साथ जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड शेंची है, जिसको डॉक्टर्स ने कंफर्म किया था कि वो स्टमक कैंसर के एडवांस स्टेज पर है। यही बात वो अपने हस्बैंड को बताना चाहती थी, लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। लेकिन वो कॉल रिसीव करता भी कैसे? एक्चुअली शेंची देख चुकी थी कि युनशाई एक रेस्टोरेंट में लिन्यू के साथ बैठा हुआ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। ये सब देखने के बाद उसका टूटा हुआ दिल मजीद किरची किरची हो चुका था। तभी रोड से गुजरते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद युनशाई उसको कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसको रिसीव करने के काबिल नहीं रही थी। तभी मन ही मन में कहने लगी कि मैं मर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम युनशाई को देखते हैं जो कि शेंची को कॉल कर रहा था, लेकिन शेंची उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। तभी उसको गुस्सा आने लगा और वो कहता है कि इस लड़की का मूड हर टाइम खराब होता है, इतना भी क्या गुस्सा कि तुम मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रही। तभी उसको लिन्यू की कॉल आ जाती है। लिन्यू से सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारी वाइफ तुमसे नाराज हो चुकी होगी, क्योंकि आज का दिन तुमने मेरे साथ स्पेंड किया। जिसके जवाब में युनशाई उसे कहता है कि उसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरी अटेंशन लेने के लिए वो हर रोज मुझसे झूठ बोलती रहती है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके नाटक खत्म होने में ही नहीं आ रहे। मैं उससे तंग आ चुका हूँ। इतने में युनशाई के पास डॉक्टर जी आ जाते हैं, जो उससे कह रहे थे कि मुझे आपकी सर्विस की जरूरत है। एक्चुअली हमारे पास एक पेशेंट को बहुत क्रिटिकल कंडीशन में लाया गया है। उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसको पहले से ही स्टमक कैंसर है, इसलिए उसको बचाने के लिए हमें आपकी सर्विस की जरूरत होगी। तभी युनशाई उसे कहने लगा कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ आता हूँ। युनशाई डॉक्टर जी के साथ ऑपरेशन थिएटर जा रहा था। तभी डॉक्टर जी उसको पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। डॉक्टर जी बताने लगे कि गैस्ट्रिक कैंसर के थर्ड स्टेज पर होने की वजह से पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है और ऊपर से ये एक्सीडेंट। इस पेशेंट को बचाना काफी मुश्किल है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तभी युनशाई उसे कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकूं। तभी उसको लिन्यू की कॉल आ जाती है, जो रिसीव करते हुए वो कहने लगा मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी करनी है। या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह बार बार कॉल करके तुम मुझे बिला वजह परेशान कर रही हो? तभी लिन्यू उसे बताने लगी कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही पागल औरत है, मेरे घर में लोगों को भेजकर वो जबरदस्ती मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रही है। प्लीज मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती, मुझे बचा लो। युनशाई प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरी जिंदगी खतरे में है। जिस पर वो कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी आता हूँ। युनशाई वहाँ से जाने लगा। तभी डॉक्टर जी से कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपको बताया कि पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। जिस पर वो कहने लगा कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं ये सर्जरी तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये बहुत अच्छे से कर सकते हो, तुम्हें बस अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है और बस कॉन्फिडेंट रहो। ये बोलकर युनशाई वहाँ से जाने लगा। तभी डॉक्टर जी कहने लगे कि ये कैसे ऐसे कर सकते हैं, मैं एक फिजिशियन असिस्टेंट हूँ, मैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कैसे हैंडल कर सकता हूँ? लेकिन ये समझने की कोशिश ही नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ लिन्यू अपने घर में बैठी हुई मन ही मन में कह रही थी कि बेवकूफ लड़की मुझे किडनैप करने की कोशिश करने लगी। युनशाई को तुमसे पर दिल न कर दिया तो मेरा भी नाम लिन्यू नहीं। इतने में वहाँ पर युनशाई आकर उससे पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर लिन्यू उसको हक करके कहने लगी कि प्लीज मुझे अपनी वाइफ से बचा लो, वो मुझे बहुत ज्यादा नफरत करती है और इस नफरत की आग में वो किसी भी हद तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो गई, और तुम्हारी वाइफ तो मुझे जान से मारने पर ही तुली हुई थी। युनशाई कहने लगा तुम्हें यकीनन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं खुद उससे बात करता हूँ, मेरी वाइफ इस तरह की बिल्कुल भी नहीं। तभी वो कहने लगी कि क्या तुम अभी अपनी वाइफ को डिफेंड करोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा इस तरह उसकी साइड लेना ही उसको शेयर देता है और वो हमेशा हर रात से आगे गुजर जाती है? जिस पर वो कहता है कि तुम्हें कहा ना कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी कॉल करके उससे पूछता हूँ कि उसने इस तरह की हरकत क्यों की, लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। इस बारे में युनशाई लिन्यू को बताता है तो वो कहने लगी कि शेंची तुम्हारी कॉल क्यों रिसीव करेगी, वो ऑलरेडी गिल्टी फील कर रही होगी। तभी युनशाई कहने लगा कि मैं एक दफा फिर उसे कॉल करता हूँ। युनशाई एक दफा फिर कॉल मिलाता है, लेकिन शेंची उसकी कॉल रिसीव नहीं करती, क्योंकि उसका फोन अभी तक रोड साइड पर पड़ा हुआ था। सीन शिफ्ट होता है तो हम शेंची को देखते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। डॉक्टर जी उसकी सर्जरी करने वाले थे और वो अपनी टीम से कह रहे थे कि प्लीज मुझे शेयर अप करो, मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी भी तरह करके उनकी जान बचानी है। सर्जरी अभी ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि सिस्टर बताने लगी कि इनकी हार्ट रेट डाउन होती जा रही है। तभी डॉक्टर के कहने पर उसको CPR दिया जाता है, लेकिन सिचुएशन जैसे डॉक्टर जी और उनकी टीम के हाथों से निकलती जा रही थी। डॉक्टर जी और उनकी टीम शेंची को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ सिचुएशन मजीद कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। तभी डॉक्टर जी कहने लगे कि मुझे अभी युनशाई को कॉल करनी होगी। जबकि कॉल करते हुए वो मन ही मन में कह रहा था कि कितना अजीब इंसान है,
है। उसकी वाइफ यहाँ पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, लेकिन उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। युनशाई कॉल रिसीव करता है, इससे पहले ही सिस्टर कहने लगी कि इनकी डेथ हो रही है। शेंची को एक दफा फिर CPR दिया जाता है, लेकिन बिलाखिर वो अपनी जान की बाजी हार चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ उसकी जान जाते ही युनशाई को अपने दिल में पेन फील होता है। लिन्यू युनशाई से पूछने लगी कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, जिस पर वो कहने लगा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इस वक्त मुझे जाना होगा, तुम रेस्ट करो, हम फिर बात करेंगे, लेकिन प्लीज मुझे तब तक परेशान करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। युनशाई जाने लगा, तभी लिन्यू से कहने लगी कि तुम्हारी वाइफ ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की और तुम्हें अपने जरूरी कामों की पड़ी हुई है, क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। इस पर युनशाई उससे कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, तुम रेस्ट करो, हम फिर बात करेंगे। वो उसका हाथ झटकते हुए वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम डॉक्टर जी को देखते हैं, जो कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा हुआ रोते हुए सिस्टर से कह रहा था कि देखो शेंची की मौत मेरी वजह से हुई है, मैं उसको बचा नहीं सका, काश मैं उसको बचा पाता। तभी वहाँ पर युनशाई आ जाता है, जो उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, उस पेशेंट का क्या बना जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी डॉक्टर जी से कहने लगे कि मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसको बचा नहीं सका, तुम कहाँ चले गए थे, क्या तुम्हारा फोन ठीक से काम कर रहा है, मैंने तुम्हें कॉल करने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी कॉल एक दफा भी अटेंड नहीं की, आखिर ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट सर्जरी छोड़कर जाना पड़ा। तभी युनशाई उसे कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। युनशाई पेशेंट के बारे में पूछता है, तभी डॉक्टर जी उसे बताने लगे कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसको बचा नहीं सका और इस बात का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। जिस पर युनशाई कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जबकि हम डॉक्टर सिर्फ अपनी कोशिश ही कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की होगी। इस तरह से रोना धोना बंद करो, एक अच्छे डॉक्टर होने के लिए हमें सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। क्या तुमने पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, चलो तुम यहीं पर बैठे रहो, मैं सर्जरी स्ट्रक्चर वर्क को कंप्लीट करके आता हूँ। जबकि डॉक्टर जी सोच रहा था कि ये कितना अजीब इंसान है, इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि इसकी वाइफ जिए या मरे। जबकि ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंचने पर युनशाई को शेंची के हाथों में वो रिंग नजर आती है जो उसने उसको प्रपोज करते हुए दी थी। उसको याद आता है कि प्रपोज करते हुए मैंने शेंची से कहा था, मैं जानता हूँ कि ये रिंग काफी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन प्लीज तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, मैं सेटल होने के बाद तुम्हें बहुत अच्छी रिंग लेकर दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी शेंची ने खुशी खुशी उसकी रिंग एक्सेप्ट कर ली। युनशाई ख्यालों की दुनिया से वापस आता है तो पेशेंट का चेहरा देखने के लिए उसके चेहरे से कवर हटाने लगा। तभी उसको डॉक्टर जी की आवाज आती है, तो कह रहा था कि ये सर्जरी मेरी वजह से नाकाम हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाकी का सारा काम भी मैं खुद करूँ। इस पर युनशाई उसे कहने लगा कि ठीक है तुम कर सकते हो, और वो आगे बढ़ने लगा। फ्यूचर वर्क के लिए डॉक्टर जी आगे बढ़ने लगे तो युनशाई वहाँ से हट जाता है। तभी डॉक्टर जी उससे कहने लगे कि क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे। जिस पर वो पूछने लगा कि क्या मेरा साथ देना जरूरी है, क्या तुमने इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, उन्हें बोलो कि यहाँ से आकर डेड बॉडी को ले जाए, वैसे भी हॉस्पिटल ऑलरेडी फुल हो गया है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से ही पता चलता है कि आज हॉस्पिटल में कितना रश है, जितनी जल्दी इस डेड बॉडी को यहाँ से ले जाए उतना ही अच्छा होगा, और इस बेचारी का तो वैसे भी काफी ब्लड वेस्ट हो चुका है। जिस पर डॉक्टर जी कहने लगे कि लगता है तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। युनशाई कहने लगा कि इस तरह की डेड बॉडीज यहाँ पर सुबह शाम आती है, और वैसे भी जब इंसान मर जाता है तो उसको दूसरे की फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलता, फिर क्यों बिला वजह दूसरों के लिए अपना टाइम और अपने इमोशंस को जाया किया जाए। लेकिन इतना सब सुनने के बाद तो जैसे डॉक्टर जी की बस हो चुकी थी। वो आगे बढ़ते हुए युनशाई को एक पंच मारते हुए उसे कहने लगा कि क्या तुम इंसान हो या कोई पत्थर, क्या तुम्हारे दिल में जरा सा भी रहम नहीं किसी के लिए। जिस पर युनशाई कहने लगा ठीक है मैंने तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं की, मैं सर्जरी छोड़कर अचानक से चला गया, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो तुम कंप्लेन कर सकते हो, इस तरह पर्सनल ग्रजेस रखने की कोई जरूरत नहीं, और वो भी इस तरह की जगह पर बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। डॉक्टर जी के जाने के बाद युनशाई सिस्टर से कहने लगा कि बाकी सारी चीजें तुम खुद ही संभाल लो। युनशाई की ग्लासेस टूट चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर से निकलते वक्त वो शेंची को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है तो शेंची से मिलने के लिए क्वीन उसके पास आया था। तभी उसको पता चलता है कि शेंची की डेथ हो चुकी है, जिस पर वो काफी ज्यादा रोने लगा। क्वीन हॉस्पिटल स्टाफ से युनशाई के बारे में पूछता है, तभी स्टाफ उनको बताता है कि युनशाई से इनको अपने साथ लेकर जाना भी नहीं चाहते थे, और न ही वो इनका फ्यूनरल करवाने का कोई इरादा रखता है। क्वीन कहने लगा कोई बात नहीं, इनका फ्यूनरल मैं अरेंज करवा दूंगा। तभी वो युनशाई को कॉल करता है और उसे कहने लगा कि क्या तुम वही इंसान हो जिसने घुटनों के बल बैठकर मेरी बहन को प्रपोज किया था, क्या तुम्हें अपने वो लंबे छोड़े वादे भूल गए हैं जो तुमने मेरी सिस्टर से किए थे। तभी युनशाई उसे कहने लगा कि तुम्हारी सिस्टर का मसला क्या है, मैं कल से उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मेरी कॉल रिसीव ही नहीं करती, आखिर उसका मसला क्या है, उसे बोलो मुझसे बात करे। क्वीन उसे कहने लगा कि अगर तुम मेरी सिस्टर से बात करना चाहते हो तो कल 10 बजे पहुँच जाना। तभी युनशाई कहता है कि ठीक है मैं पहुँच जाऊंगा, लेकिन अभी मेरी उससे फोन पर बात करवाओ। जिस पर क्वीन उसे बताता है कि वो अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, अब वो कल 10 बजे ही तुमसे मिलेगी और वो तुमसे लास्ट टाइम मिलने वाली है, लेकिन कल जरूर पहुंचना। क्वीन लाइन काट देता है। तभी वहाँ पर लिंजू आ जाती है जो युनशाई से पूछने लगी कि तुम किससे बात कर रहे थे। युनशाई उसे बताने लगा कि कल मैं शेंची से
मिलने के लिए जा रहा हूँ। लिन्यू सोचने लगी कि अगर ये शेंची से मिलने के लिए चला गया और उसने इसको सारी बात बता दी तो इसको पता चल जाएगा कि मैं इससे झूठ बोल रही हूँ। इसलिए वो यूनशाई से कहती है कि तुम उससे मिलने के लिए कैसे जा सकते हो, वो तुम्हारी वाइफ है लेकिन वो गिल्टी है, उसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। अगर मैं उसके खिलाफ पुलिस में FIR करवाती तो उसके साथ साथ तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब बजाय इसके कि वो तुम्हारे पास आकर तुमसे माफी मांगे, उल्टा तुम्हें मैसेजेस भिजवा रही है कि तुम उसे मिलने के लिए चले जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे यहाँ पर आकर मुझसे और पर्टिकुलरली तुमसे माफी मांगनी चाहिए। लिन्यू को यूनशाई कन्विंस होता नजर आया, तभी उसके पास बैठते हुए उससे कहने लगी कि प्लीज मेरी खातिर उससे मिलने के लिए बिल्कुल भी मत जाना। तभी यूनशाई क्वीन को कॉल करते हुए उसे कहने लगा कि अपनी सिस्टर से बोलो कि मैं उससे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्वीन उससे कहने लगा कि तुम कितनी अजीब इंसान हो, अगर कोई मर जाए तब भी तुम उसके साथ अपनी जिद नहीं छोड़ोगे। तभी यूनशाई पूछने लगा कि क्या मतलब अगर कोई मर जाए। क्वीन उससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हो चुकी है और कल 10 बजे तुम्हें इसीलिए बुलाया था ताकि तुम उसका फ्यूनरल अटेंड कर सको। यूनशाई को पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं आया, लेकिन फिर वो समझ चुका था कि ये सब शेंची और क्वीन की प्लानिंग है, वो दोनों मिलकर मुझे धोखा देना चाहते हैं। वो क्वीन से कहने लगा कि अपनी सिस्टर से कहो कि मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करे, मैं उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। हमारी शादी कोई कल परसों नहीं हुई बल्कि बहुत साल हो चुके हैं और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस तरह के टैक्टिक्स यूज करना उसकी पुरानी आदत है। तभी क्वीन उसे कहने लगा मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन अगर तुम कल ना आए तो तुम सारी जिंदगी पछताने वाले हो। क्वीन कॉल ड्रॉप करता है, तभी यूनशाई लिन्यू को बताने लगा कि उसे लगता है कि शेंची की डेथ हो चुकी है, जिस पर वो कहने लगी कि ये बिल्कुल झूठ है। तुमने देखा ना, आज ही उसके कहने पर कुछ लोगों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है और एक दिन में उसकी डेथ कैसे हो सकती है, वो बिल्कुल ठीक थी। ये सब मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को देखो, उससे तो बात करने की तमीज ही नहीं। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम शेंची से मिलने के लिए खुद चले गई तो उन सबको लगेगा जैसे तुमने हार मान ली है। यूनशाई एक दफा फिर लिन्यू की बातों में फंस चुका था। तभी वो कहने लगा कि शेंची अगर तुम कल मुझसे मिलने के लिए खुद आ गई तो तुमने जो भी किया मैं तुम्हें उसके लिए माफ कर दूंगा। प्लीज हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन सबको भूल कर कल मुझसे मिलने के लिए जरूर आ जाना। तभी वो लिन्यू को गुड बाय कहते हुए वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हम क्वीन को देखते हैं जो कि शेंची की फ्यूनरल की प्रिपरेशन पूरी कर चुका था और उसके ऊपर फ्लावर्स रखते हुए कहने लगा कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कुछ देर में तुम्हारा फेवरेट हस्बैंड यहाँ पर पहुँचता ही होगा। डॉक्टर जी उसके करीब आते हुए उसे पूछने लगा मुझे समझ नहीं आ रही कि इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है। उसकी वाइफ की डेथ हो गई है लेकिन उसकी ईगो खत्म होने में नहीं आ रही, जबकि दूसरी तरफ यूनशाई बेचैनी से शेंची के आने का वेट कर रहा था। 10 बज चुके थे और उसको पूरा यकीन था कि वो आज उससे मिलने के लिए जरूर आएगी। कुछ देर तक वेट करने के बाद वो बिल आखिर वहाँ से निकल ही गया। वापस आते हैं शेंची की तरफ जिसके फ्यूनरल में बस थोड़ा ही टाइम बाकी था। सभी लोग वहाँ पर यूनशाई का वेट कर रहे थे लेकिन वो तो जैसे आने को तैयार ही नहीं था। तभी क्वीन कहता है मैं जानता हूँ कि मेरी बहन आज बहुत परेशान होगी, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका हस्बैंड उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। मैंने तुम्हारे प्यार की शिद्दत देखी है और मैं जानता हूँ कि तुम उसे कितना पसंद करती हो, लेकिन उसकी बेवफाई ने तुम्हें तोड़ कर रख दिया। मुझे आज भी याद है जब फर्स्ट टाइम तुमने मुझे यूनशाई के बारे में बताया था। उस दिन तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें इजाजत ना दूं तब भी तुम उसी से शादी करोगी क्योंकि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। मैंने तुम्हें इजाजत दे दी थी क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो इंसान इतना बेवफा निकलेगा। नेक्स्ट सीन में हम यूनशाई को देखते हैं जो लिन्यू से मिलने के लिए पहुंच चुका था, लेकिन ये देखकर उसको काफी हैरत हुई कि लिन्यू ने सुसाइड अटेम्प्ट की थी। उसकी बैंडेज करने के बाद यूनशाई उससे कहने लगा कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हो, तुम्हें क्या हो गया है, मुझे सच सच बताओ ये सब तुमने क्यों किया। तभी लिन्यू उससे कहने लगी कि मेरी वजह से तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की फाइट हुई, मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहती और जब मैं ही तुम लोगों के बीच में नहीं रहूंगी तो तुम लोग सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकते हो। तभी वो उसको शिंची का मैसेज दिखाती है जिसमें वो लिन्यू से कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, अगर तुम हमारे बीच में ना रहो तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। यूनशाई कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मैसेज उसी ने तुम्हें किया है, लेकिन अगर ऐसा ही है तो मैं उससे बात करूंगा, वो मेरी वाइफ है, वो मेरी बात जरूर सुनेगी, तो उसकी बात को मन पर बिल्कुल भी मत लेना, उसने ये सारी बातें यकीनन गुस्से में कही होंगी, मैं उससे बात करके सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लिन्यू ने ये सारा ड्रामा यूनशाई को वहाँ पर रोकने के लिए किया था। वो अच्छे से जानती थी कि शेंची की डेथ हो चुकी है और 10 बजे उसका फ्यूनरल होना है। फ्यूनरल कंप्लीट होने से पहले यूनशाई वहाँ पर जाए लिन्यू ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन इतना बड़ा स्टेप उठाने के बावजूद भी वो यूनशाई को रोकने में नाकाम रही। मूवी आगे बढ़ती है तो अभी तक यूनशाई का वेट किया जा रहा था, लेकिन इतनी देर तक न आने के बाद सब लोग उसको लेकर बहुत ज्यादा बातें बनाने लगे और कहने लगे कि देखो इसी के हॉस्पिटल में इसकी
वाइफ की डेथ हो गई, लेकिन वो अभी तक उसके फ्यूनरल में भी नहीं आया। पता नहीं ये इंसान इतना पत्थर दिल कैसे है। फिन अपने साथियों से कहने लगा, मुझे लगता है कि हमें मजीद वेट नहीं करना चाहिए, वैसे भी उसे आना तो है नहीं, तो क्यों अपना टाइम जाया करें। फिन के कहने पर शेंची की बॉडी को वहाँ से लेकर जाया गया। तभी वहाँ पर युनशा आ जाता है, जिसको देखते ही क्वीन ने उससे कहा कि तुमने आने में काफी देर कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। तभी वो उसको गिरबान से पकड़ते हुए कहने लगा कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ और गला रहे हो, तुम और डॉक्टर जी मेरे खिलाफ प्लानिंग करते हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे और मेरी वाइफ के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। तभी वहाँ पर डॉक्टर जी आ जाता है। युनशा को एशेस देते हुए कहने लगा कि अब इस तरह की बातें करने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारे पास अब सिर्फ यही चीज बाकी रही है। युनशा पूछने लगा कि इन एशेस का क्या मतलब, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। पिनू से कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने कल तुम्हें फोन करके इन्फॉर्म किया था, लेकिन तुमने मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तभी डॉक्टर जी आगे बढ़ते हुए उससे कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो तुम्हारी वाइफ की डेथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने उसकी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लिया। याद है ना, तुम्ही ने कहा था कि उसकी फैमिली को बुलाओ ताकि वो उसकी डेड बॉडी को ले जाए, क्योंकि तुम एक मरे हुए इंसान पर अपनी एनर्जी और अपने इमोशन जाया नहीं करना चाहते। तुम्हारे सामने तुम्हारी वाइफ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था और एक जरूरी काम का बहाना करके वहाँ से चले गए। युनशा को याद आता है कि शेंची उसके पास उसके हॉस्पिटल आई थी और उसे कह रही थी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा ट्रीटमेंट करो, क्योंकि तुम इस शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर हो, मैं कैंसर से मरना नहीं चाहती। लेकिन युनशा ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया और उसे कहने लगा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें कैंसर हो ही नहीं सकता, तुम ये सब झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम जेलस होती हो और तुम मुझ पर नजर रखना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम फालतू में अपना टाइम जाया कर रही हो। युनशा डॉक्टर जी को हिट करते हुए कहने लगा कि तुमने मेरी वाइफ का कत्ल किया है, तुम मेरी वाइफ के कातिल हो। जिस पर डॉक्टर जी उसे कहने लगे कि इस तरह की बकवास आइंदा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, तुम्हारी वाइफ की डेथ मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुई है। तुम्हें वो दिन याद है ना जब तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी छोड़कर वहाँ से चले गए? मैंने तुम्हें बता दिया था कि पेशेंट को 3rd स्टेज कैंसर है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे वो सर्जरी करने के लिए कहा, जबकि मैं एक फिजिशियन असिस्टेंट हूँ, मैं सर्जरी नहीं कर सकता। मिस्टर युनशा, तुम्हारी वाइफ का कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद तुम हो, और ये बात तुम सारी जिंदगी याद रखो, मैं यही चाहता हूँ। डॉक्टर जी युनशा के हाथों से एशेस वापस ले लेते हैं और उसे कहने लगे कि तुम इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। तभी युनशा कहने लगा कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो इस सब से गुजर रही है। और ये बात सुनते ही क्वीन उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे नीचे गिरा देता है और उसे कहने लगा कि ये बात बिल्कुल भी मत कहना कि तुम्हें पता नहीं था। सिर्फ उसके हस्बैंड नहीं बल्कि उसके सर्जन भी थे, वो खुद तुम्हारे पास आई थी, तुम्हारे ऑपरेशन थिएटर में उसकी जान गई, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं था कि वो तुम्हारी वाइफ है। तुम कुछ भी बकवास करते रहोगे और हम आराम से तुम्हारी बात सुनते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी खुश फहमी में मत रहना, तुम एक बहुत ही बेवफा इंसान हो, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम बहुत बड़े झूठे भी हो। तुमने झूठ बोला था कि तुम मेरी सिस्टर से प्यार करते हो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये बहस जारी ही थी कि युनशा को लिन्यू की कॉल आ जाती है, जिस पर क्वीन उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस तरह के गुलछड़े उड़ाने से फुर्सत मिले तब तुम अपनी वाइफ की खबर रखोगे। जिस पर वो कहता है कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, ये मुझे मेरी वाइफ को लेकर बदगुमान करती रही, इसी की वजह से मैं आखिरी टाइम उससे मिल भी नहीं सका, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको बताने वाला हूँ कि इसकी वजह से मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तभी क्वीन उसको कहता है कि मर्द बनो, इस तरह के बहाने करने की कोई जरूरत नहीं, अपना ब्लेम किसी और पर मत डालो। युनशा शेंची के लिए बुरी तरह से रो रहा था और उसे बार बार कह रहा था कि प्लीज वापस आ जाओ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम लाइफ के इतने टफ फेज से गुजर रही हो, प्लीज मेरा यकीन मानो, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें इस तरह से अकेला ना छोड़ता, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो और वापस आ जाओ। क्वीन उससे कहता है कि इस सब का अब कोई फायदा नहीं, इसलिए इस तरह के ड्रामे करना बंद करो। वो इसको एक पेपर देते हुए कहने लगा कि इस पर साइन करो। ठीक है कि शेंची की डेथ हो चुकी है और मेरी सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद भी वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती थी, इसलिए तुम भी इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो। युनशा ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर देता है, जिस पर क्वीन उससे कहने लगा कि मरते हुए उसकी बस 2 ही ख्वाहिशें थी कि एक मरने के बाद वो तुम्हें डिवोर्स दे दे और दूसरा उसकी सारी चीजें चैरिटी में दी जाए। डॉक्टर जी युनशा से कहने लगे कि वो तुम्हारी वाइफ है, कम से कम तुम उसकी इतनी रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हो कि उसकी आखिरी ख्वाहिशें पूरी करो, इसलिए जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो। युनशा पेपर साइन करने लगा, तभी वो शेंची के साइन के ऊपर अपना अंगूठा फेरता है, जिससे सारी इंक फैल गई। तभी क्वीन उससे कहने लगा कि ये तुम क्या कर रहे हो। युनशा क्वीन को हिट करते हुए उसे कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इतना झूठ बोलने की, ये इंक अभी तक सूखी भी नहीं और तुम कह रहे हो कि उसकी डेथ कल शाम को हो चुकी थी। मेरे साथ झूठ बोलकर तुम लोग साबित क्या करना चाहते हो?
युनशाई डॉक्टर जी के हाथों से एशेज लेकर उन्हें नीचे फेंक देता है और कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मेरी वाइफ को मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। शैंची तुम कहाँ हो, जल्दी से बाहर आओ, मेरे साथ इससे ज्यादा मजाक करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। क्विन से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और शैंची अंदर आ जाती है और युनशाई से कहने लगी कि देखो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज मैं तुम्हारे बुलाने पर एक दफा फिर तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। एक्चुअली डॉक्टर जी के हाथों शैंची की सर्जरी सक्सेसफुल रही। तभी उससे मिलने उसका भाई आता है जो उससे कह रहा था कि तुम इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हो लेकिन तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास ही नहीं है। बजाय इसके कि वो यहाँ तुम्हारे पास मौजूद होता तुम्हें मौत के मुंह से निकालता, वो लिन्यू के साथ बैठा उसको तसल्लियाँ दे रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक बेवफा इंसान के साथ अपनी जिंदगी जाया कर रही हो? तुम्हें उसको एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। वो तुम्हारे रहने के काबिल नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसे डिवोर्स दे दो। तभी शैंची कहने लगी कि मैं उसको बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं दूंगी, लेकिन उसको अच्छा सबक सिखाने के लिए हम कोई और प्लान बना सकते हैं। इस तरह अगर उसकी अकल ठिकाने आ गई तो ठीक, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़कर चली जाऊंगी। ये सारी बातें जब युनशाई को बताई जाती हैं तो वो कहने लगा, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम लोगों ने मेरे साथ एक बहुत ही फनी मजाक किया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम लोगों को जरा भी आइडिया है कि मैं कितनी परेशानी से गुजरा हूँ? शैंची तुम कितनी आराम से तुम इनके प्लान का हिस्सा बन गई, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि इतना सब कुछ करने के बाद मुझ पर क्या गुजरेगी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में तुम्हारी डेथ हो गई, ये बात भी झूठी थी। मेरा लिन्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उसको परेशान करती रही हो। मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। जिस पर शैंची उससे कहने लगी, तुम्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि मैं जिंदा हूँ और मर क्यों नहीं गई? मैंने लिन्यू के साथ जो भी किया वो उसी के काबिल थी और वैसे भी मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। शैंची की इस बातों पर युनशाई को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से चिल्लाने लगा। शैंची उससे कहती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम लिन्यू से मिलते हो। जिस पर वो कहने लगा कि इमोशनल चीटिंग नहीं होती। खुद को काम करते हुए युनशाई कहने लगा, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, कुछ सुकून के बाद हम दोबारा इन चीजों को डिस्कस करेंगे। वो वहाँ से जाने लगा तभी शैंची की तबीयत दोबारा खराब हो जाती है। युनशाई उनकी आवाजें सुन चुका था लेकिन कहने लगा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं एक दफा फिर तुम लोगों की बातों में आने वाला हूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी एम्बुलेंस को कॉल करने लगा और कुछ ही देर में वो दोनों उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सीन शिफ्ट होता है तो हम शैंची को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में मौजूद थी। तभी उसका भाई उसके पास बैठा हुआ था जिससे वो पूछने लगी कि क्या मैं एक दफा फिर बेहोश हो गई थी। विन्नू से कहने लगा कि हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बताया कि हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते और तुम्हारा कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी और हो सकता है कि तुम्हें हॉस्पिटलाइज किया जाए। तभी वो कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि युनशाई मेरा इलाज करे, प्लीज तुम मुझसे बात करो, अगर वो मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार है तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे भी वो इस शहर का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। इस पर क्वीन उससे कहता है कि जैसा तुम चाहोगी मैं वैसे ही करूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शैंची को एक टेस्ट के लिए लेबोरेटरी जाना था तभी क्वीन उसकी हेल्प करता है। वहाँ पर मौजूद एक सिस्टर उनकी पिक्चर्स बनाते हुए कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि ये मिस्टर युनशाई की वाइफ है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी वाइफ किसी और के साथ मौजूद है, वो भी उन्हीं के हॉस्पिटल में, तो तुम देख रहे हो उन पर क्या गुजरने वाली है। तभी वो पिक्चर्स युनशाई को फॉरवर्ड कर देती है। नेक्स्ट सीन में शैंची और क्वीन रूम में मौजूद थे तभी कोई बाहर से मुसलसल दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली वो कोई और नहीं बल्कि युनशाई था जो शैंची को हॉस्पिटल में देखकर जैसे पागल ही हो गया। वो पागलों की तरह दरवाजा बजा रहा था। तभी शैंची कहने लगी कि प्लीज तुम जाकर दरवाजा खोलो, ऐसा ना हो कि ये दरवाजा ही तोड़ दे। लेकिन ये क्या, जब दरवाजा खुलता है तो अंदर मौजूद लड़का क्वीन नहीं बल्कि कोई और था। तभी युनशाई आगे जाता है तो वहाँ पर बैठी लड़की भी शैंची नहीं बल्कि कोई और थी। वो लड़का युनशाई को हिट करते हुए उससे कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग हिल गया है जो मुंह उठाकर अंदर घुसे चले जा रहे हो। युनशाई उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी भतीसी तोड़ दूंगा, एक तो मुंह उठाकर मेरे रूम के अंदर आ रहे हो और ऊपर से मुझसे ही सवाल कर रहे हो। शायद उसे कहता है कि ये मेरा घर है, जिस पर वो कहने लगा कि ये घर मैंने खरीदा है और मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर रहते हैं, अगर तुम्हें कोई इशू है तो मैं अभी तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। युनशाई को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके पूछे बिना शैंची वो घर बेच चुकी है और वो सोचने लगा कि क्या वो लड़की मेरे बगैर इतनी खुश है। उसको याद आता है ये घर उसने शैंची को ब्राइड प्राइस में दिया था, जहाँ पर वो कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, हम अपनी बाकी की सारी जिंदगी इसी घर में गुजारेंगे, मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और तुम देखना इस घर में हम दोनों बहुत ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाले हैं। शायद एक दफा फिर उस लड़के से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये घर तुम्हें किसी ने भी नहीं दिया, जिस पर वो एक दफा फिर उसको धक्का देकर कहने लगा कि मेरा दिमाग खराब मत करो, यहाँ से निकल जाओ। इस सब के बाद तो युनशाई का दिल जैसे टूट ही गया था और वो मन ही मन में कहने लगा कि शैंची तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझसे पूछे बिना तुम इतने बड़े बड़े डिसीजन कैसे लेने लगी। अगले सीन में हम शैंची और क्वीन को देखते हैं जो
हॉस्पिटल में मौजूद है। शेंची को एक ड्रिप लगाई जा रही थी, तभी सिस्टर उससे कहने लगी कि आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। आपके हस्बैंड इस शहर के सबसे बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आप देखना वो आपकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। उसके जाने के बाद क्वीन उससे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि अब तक उसको पता चल चुका होगा कि वो घर हमने सेल कर दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो नाराज होगा? इस पर शेंची कहती है कि अगर वो नाराज होता है तो होता रहे, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये घर उसने मुझे गिफ्ट किया था और मैं जानती हूँ अगर मेरी डेथ हो गई तो ये घर वो लिन्यू को दे देगा। घर से मिलने वाली सारी अमाउंट मैं स्पेंड कर दूंगी ताकि लिन्यू पर लगाने के लिए उसके पास एक पैसा भी ना बचे। अगर मैं वो घर सेल ना करती तो मेरे बाद वो लिन्यू को लेकर इस घर में पहुंच जाता और ये सब मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती। इस पर क्वीन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि अगर तुम उसे डिवोर्स दो या ना, उसके साथ रहो या अलग, लेकिन तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम शेंची को देखते हैं जो कि शॉपिंग के लिए एक मॉल में मौजूद थी। तभी वहाँ पर सेल्स गर्ल उससे कहने लगी कि आपको यहाँ पर टाइम जाया करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर मौजूद हर आइटम दूसरे से ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपके लिए अफोर्डेबल नहीं, इसलिए किसी अच्छे से स्टोर से जाकर अपने लिए आराम से शॉपिंग करें। शेंची को उस लड़की की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तभी उससे कहने लगी कि मुझे जज करने से अच्छा है कि तुम मुझे सर्व करो, जो कि तुम्हारी ड्यूटी है। शेंची वहाँ पर मौजूद दूसरी सेल्स गर्ल को बुलाने लगी तो वो भी उससे यही कहती है कि यहाँ पर मौजूद आइटम सिर्फ एलीट क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं। कस्टमर को देखकर ही उनकी क्लास का अंदाजा हो जाता है, इसलिए हमारा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप यहाँ से चली जाएं। इतने में वहाँ पर लिन्यू आ जाती है, जिसको देखते ही दोनों सेल्स गर्ल उसे वेलकम करने लगी और उसे कहने लगी कि आपको जो भी चीजें चाहिए हमें बताएं। लिन्यू उसे कहती है कि मुझे एक बैग चाहिए, जिस पर सेल्स गर्ल उसको एक बहुत ही अच्छा ब्रांडेड और एक्सपेंसिव बैग दिखाते हुए कहने लगी कि ये लिमिटेड एडिशन है। इस तरह के बैग बस आप लोगों को ही सूट करते हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को मजीद भी ग्रूम करेगा। दूसरी सेल्स गर्ल उसको ज्वेलरी दिखाते हुए कहने लगी कि इस बैग के साथ ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लगेगी और मैं जानती हूँ कि ये चीजें आप आराम से अफोर्ड कर सकती हैं। ये शेंची से कहने लगी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे देखकर तुम्हें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा होगा, लेकिन अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि यहाँ पर मौजूद आइटम तुम्हारी औकात से बाहर है। जिस पर शेंची उसे कहने लगी, हो सकता है कि तुम इन चीजों को अफोर्ड ना कर सको, लेकिन मैं इन सबको खरीदने की ताकत रखती हूँ। लिन्यू को बैग की प्राइस बताई जाती है तो उसकी तो वाकई चीखें निकलना शुरू हो गई और वो कहने लगी कि ये बैग इतना एक्सपेंसिव क्यों है। इस पर सेल्स गर्ल कहती है कि हमारी शॉप में यही प्राइसेस होती हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो यहाँ से चली जाएं। पर लिन्यू कहने लगे कि अगर मैं अफोर्ड कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन मुझे इस लड़की की टेंशन है, ऐसा करो इसको किसी सेल पर ले जाओ। शेंची सेल्स गर्ल से कहती है कि मेरे लिए अपने शॉप का सबसे एक्सपेंसिव बैग पैक करवाओ। तभी लिन्यू से कहने लगी कि हवाओं में उड़ने से अच्छा है कि तुम अपनी औकात याद रखो, और वैसे भी बिना सोचे समझे यूनशाई के पैसे जाया करने से पहले तुम उसके बारे में सोच लोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। जिस पर वो कहने लगी कि तुम्हें यूनशाई के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी ये पैसे सिर्फ उसके नहीं बल्कि हम दोनों की प्रॉपर्टी से आए हैं, जिस पर मेरा पूरा हक है। शेंची वहाँ से जाने लगी, लेकिन जाने से पहले लिन्यू से कहती है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं सेल में शॉपिंग करने वाली नहीं बल्कि लिमिटेड एडिशन में चीजें खरीदने वालों में से हूँ। हॉस्पिटल जाने के लिए शेंची मॉल के बाहर खड़ी थी। तभी लिन्यू उसके पास आकर उसे कहने लगी, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पिक करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। शेंची उससे कहने लगी, मैं तुम्हारे मुंह मजीद नहीं लगना चाहती, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। इतने में वहाँ पर लिन्यू को पिक करने के लिए यूनशाई पहुँच चुका था, जिसको लिन्यू कहने लगी कि देखो इसको पिक करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा, तुम्हारी गाड़ी की बैक सीट वैसे भी खाली है, क्यों ना हम इसको पीछे बिठा दे। तभी यूनशाई उसे कहने लगा कि क्या तुम मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी। इस पर शेंची उसे कहती है कि किस बात की एक्सप्लेनेशन दूं तुम्हें, इस बात की मैंने अपना घर क्यों बेचा जो कि मेरा पूरा हक था, या फिर ये एक्सप्लेनेशन दूं कि मैं सचमुच मर क्यों नहीं गई, वरना अब तक तुम दोनों मेरे घर में गुलछड़ियाँ उड़ा रहे होते। यूनशाई उसको उसकी और क्वीन की पिक्चर्स दिखाते हुए कहने लगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम लोग कहाँ पर हो। जिस पर वो कहने लगी कि अगर तुमने इतना सब देख लिया है तो तुम्हें ये भी पता चल ही चुका होगा कि लेने वाले ने ये पिक्चर हॉस्पिटल में ली है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं हॉस्पिटलाइज हो चुकी हूँ। डॉक्टर्स ने कहा है कि हॉस्पिटल से जिंदा डिस्चार्ज होने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए मैंने वो घर बेच दिया। जिस पर यूनशाई उसे कहता है कि तुम झूठ बोलना बंद क्यों नहीं कर देती, आखिर तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो और ये सब करके तुम क्यों मेरी अटेंशन लेना चाहती हो। शेंची उसे कहने लगी कि मेरी कही हुई किसी बात पर भी तुम्हें यकीन नहीं आता, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए तुम अपने हॉस्पिटल का रजिस्टर चेक कर सकते हो। वहाँ पर मेरी एंट्री हो चुकी है और मेरा नाम देखकर शायद तुम्हें यकीन आ जाए कि मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। सीन में यूनशाई अपने हॉस्पिटल में मौजूद था, जहाँ पर उसको शेंची की कही हुई बात याद आ रही थी, जो उसे कह रही थी कि अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपने हॉस्पिटल का डाटा चेक कर लो। में डॉक्टर सी यूनशाई को फाइल्स देते हुए उसे कहता है कि इनमें उन सभी पेशेंट्स का डाटा मौजूद है जो कि अभी न्यूली हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। शाय की नजर शेंची की फाइल पर पड़ती है, लेकिन वो तवज्जो देता है इससे पहले ही नर्स उससे कहने लगी कि आपकी कोट को क्या हुआ है।
में इतने रिंकल्स क्यों हैं? तभी यूनशाई बताने लगा कि मेरी वाइफ आजकल घर पर नहीं है, इसलिए मेरे कपड़े कोई भी प्रेस नहीं करता और मुझे इसी तरह पहनने पड़ते हैं। ये सुनते ही नर्स कहने लगी कि क्या आप अब तक अपनी वाइफ से कपड़े प्रेस करवाते थे? यूनशाई कहने लगा कि हाँ ऐसा ही है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इस पर सिस्टर कहती है कि मुझे आपसे इस तरह के बिहेवियर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर आप ही अपनी वाइफ का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? डॉक्टर जी सिस्टर से कहने लगे कि इनके फैमिली मैटर में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, जिस पर वो कहने लगी कि पता नहीं, लेकिन इनकी इस बात से मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। मुझे आपसे बिल्कुल भी इन चीजों की उम्मीद नहीं थी। ये बोलकर सिस्टर वहाँ से जाने लगी, जबकि यूनशाई काफी कंफ्यूज हो चुका था। डॉक्टर जी यूनशाई से कहने लगा कि आपको उसकी बातों को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हो सकता है कोई और बात हो जो उसे परेशान कर रही हो। इस पर यूनशाई कहता है कि मुझे उसने नहीं बल्कि तुम्हारी हरकत ने परेशान किया है। किसी और के साथ मिलकर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे और लिन्यू से माफी मांगनी चाहिए? पहले तुम उस सब के बारे में सोचो जो तुमने मेरे साथ किया है, उसके बाद हम किसी और को डिस्कस करेंगे। और ये सुनते ही डॉक्टर जी वहाँ से चले गए। जबकि डॉक्टर जी के जाने के बाद यूनशाई शेंची की फाइल को देखकर कहने लगा कि क्या इस लड़की को सच में कैंसर है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ शेंची एक दफा फिर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, जहां पर उसकी मेड उसके लिए चीजें रखते हुए कहने लगी कि अगर कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। शेंची उसको थैंक्स कहते हुए वहां से जाने के लिए कहती है, जबकि उसके जाने के बाद सोच रही थी कि अगर यूनिफॉर्म ही पहनना है तो इतने सारे बैग्स और कपड़े खरीदने का क्या फायदा। कॉल आती है तो वो वहाँ से जाने लगी, जबकि दूसरी तरफ यूनशाई उसको ढूंढते हुए उस रूम में पहुंचा जहाँ पर शेंची नहीं बल्कि कोई और पेशेंट मौजूद था। उस पेशेंट को इंस्टेंट नूडल खाते हुए देखकर यूनशाई उसे कहने लगा कि तुम्हें अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना होगा। जो तुम खा रहे हो ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। शेंची को ढूंढते हुए यूनशाई एक और रूम में जाता है जहाँ पर एक और लेडी मौजूद थी। वो लेडी कहने लगी कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे सच में कैंसर है। यूनशाई उसे कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैंसर है, मैं बस तुमसे इतना कहने आया था कि कल की केमोथेरेपी के लिए खुद को रेडी रखना। जबकि दूसरी तरफ शेंची अपनी बेटी फिंग से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी और उसको फिंग की मैम ने ही कॉल करके बुलाया था। फिंग की मैम शेंची को बताने लगी कि फिंग को स्कूल से ड्रॉप आउट किया गया है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन डाउन होती जा रही थी और उसको स्टडीज में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं। और अफसोस तो इस बात का है कि आप और आपके हस्बैंड भी अपनी बेटी को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। तभी शेंची अपनी बेटी से पूछने लगी कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि तुम अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर पा रही। तभी उसकी बेटी कहने लगी कि मुझे स्टडीज बहुत बोरिंग लगती हैं, मैं स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती और न ही मैं जाऊंगी और आप मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकती। ये सुनते ही शेंची उसको थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि तुम्हें इतनी मर्जी किसने दी, मेरे जीते जी तुम्हें इतनी फ्रीडम कभी नहीं मिलने वाली। थप्पड़ खाते ही फिंग वहाँ से जाने लगी। तभी शेंची की तबीयत एक दफा फिर खराब होने लगती है। चियो और मैम शेंची को संभालने लगे। जबकि फिंग बाहर निकल रही थी तभी उसका सामना लिन्यू से होता है, जो उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम मुझे कुछ अपसेट लग रही हो और तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसा है। फिंग लिन्यू को बताने लगी कि आंट क्या आप यकीन करेगी, मेरी अपनी मॉम, मेरी बायोलॉजिकल मॉम मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहती है। वो जानती है कि मुझे स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजना चाहती है। मैं उनसे कह रही हूँ कि मुझे अब्रॉड जाकर स्टडीज कंटिन्यू करनी है, मुझे किसी इंग्लिश स्कूल में जाना है, यहाँ के स्कूल काफी बोरिंग है, लेकिन उन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। लिन्यू के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछने लगी कि क्या उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है, जिस पर फिंग कहती है कि हाँ उन्होंने ऐसा ही किया है। लिन्यू से काम डाउन रहने के लिए कहती है और उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, उन्हें तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। लड़की की सारी खूबसूरती उसके चेहरे में होती है, अगर चेहरा ही डिसफिगर हो जाए तो फिर पीछे क्या बचता है। इतने में वहाँ पर चियो आ जाता है, जो फिंग से कह रहा था कि तुम्हें मॉम के पास चलना चाहिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारे निकलते ही वो बेहोश हो गई। फिंग वहाँ से जाने लगी, लेकिन लिन्यू को रोकते हुए कहने लगी कि तुम्हें उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम उस थप्पड़ को भूल गई हो जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे मुंह पर मारा था, और वो जबरदस्ती जो वो तुम्हारे साथ करना चाहती है, क्या तुम्हें वो सब याद नहीं? क्या पता अगर अब तुम उसके पास जाओ और वो तुम्हारे भाई को भी थप्पड़ मारने लगे तो तुम क्या करोगी। अगले सीन में शेंची को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में मौजूद थी। डॉक्टर उसके पास आया तो वो पूछने लगी कि क्या मुझसे मिलने के लिए मेरे बच्चे आए थे, जिस पर डॉक्टर उसे बताने लगा कि नहीं, आपसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। इतने में उससे मिलने लिन्यू, फिंग और चियो के साथ आती है। तभी वो लिन्यू से पूछने लगी कि मेरे बच्चे तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। लिन्यू फिंग से कहने लगी कि अपनी मॉम से माफी मांगो, तुम्हें इनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारी मॉम चाहती है कि तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखो तो इसमें इशू क्या है। तभी फिंग कहने लगी मेरी मॉम होती कौन है मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाली, और इन्होंने खुद कौन सा अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली थी, कम से कम ये मुझे वो करने के लिए कहे जो ये खुद कर चुकी हो। तभी लिन्यू कहती है कि हाँ तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है। शेंची लिन्यू से कहने लगी क्या तुम मेरे बच्चों को
इसलिए यहाँ पर लाई हो कि मेरी इंसल्ट करवा सको। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे बच्चों के इन सब चीजों में तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए? लिन्यू से कहती है कि तुम्हारी बेटी काफी अक्लमंद है और वो देख सकती है कि तुमने किस तरह का पास्ट गुजारा है। शेंची फिंग से कहने लगी, क्या तुम जानती हो कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट क्यों नहीं की? सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी खोख में मौजूद बच्चा कोई और नहीं था बल्कि तुम थी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी ताकि मैं तुम्हारी अच्छी से केयर कर सकूं। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन देखो आज तुम मुझे छोड़कर एक अजनबी औरत को सपोर्ट कर रही हो, और औरत भी वो जो मुझसे मेरा हस्बैंड छीनना चाहती है, जो मेरे घर को तोड़ना चाहती है। लेकिन तुम्हें ये सब नजर नहीं आ रहा। लिन्यू से कहने लगी कि अगर तुमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती तो तुम्हें आइडिया होता कि हमें अपने बच्चों पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिंग कहने लगी, जो कॉम्प्रोमाइजेस आपने मेरे लिए किए वो सभी मॉम अपने बच्चों के लिए करती हैं, और वैसे भी आपने हमेशा मेरे भाई को मेरे ऊपर प्रेफर किया है। अगर आपका बस चलता तो आप जन्म देने से पहले ही मुझे मार देती। काश आपकी जगह लिन्यू आंटी मेरी मॉम होती तो मुझे बहुत प्राउड होता उन पर। मुझे आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरे कंपैरिजन में आपने हमेशा मेरे भाई को ज्यादा प्रेफर किया है। काश लिन्यू आंटी आपको रिप्लेस कर सकती। शेंची को गुस्सा आता है तो वो कहने लगी कि अगर तुम्हें लिन्यू इतनी ही पसंद है तो उसको ही अपनी मॉम रखो। मुझे भी तुम्हारी जैसी बेटी की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा बेटा ही काफी है। तभी फिंग च्यू से कहने लगी कि क्या तुम इनके साथ रुकोगे या मेरे साथ चलोगे? कुछ देर सोचने के बाद च्यू उनके साथ चल पड़ता है, जबकि वो देख भी चुका था कि उसकी मॉम की तबीयत एक दफा फिर खराब हो चुकी है। बाहर निकलते ही लिन्यू से कहने लगी, तुम्हें अपनी मॉम के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। जिस पर फिंग कहने लगी, आंटी आप मेरी मॉम को नहीं जानती, इस तरह एक्टिंग करना उनकी पुरानी आदत है। डैड भी कहते हैं वो अटेंशन लेने के लिए ये सब करती हैं। जब कुछ दिनों तक हम उनसे दूर रहेंगे तो आप देखना वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। तभी च्यू कहने लगा कि नहीं, मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने देखा कि वो वॉमिटिंग कर रही थी। मेरा ख्याल है कि हमें वापस उनके पास जाना चाहिए। लेकिन फिंग उसको ऐसा करने से रोकने लगी। अभी ये डिस्कशन जारी ही कि वो देखते हैं कि स्ट्रेचर पर एक पेशेंट को लेकर जाया जा रहा है, जिसके बारे में सिस्टर कह रही थी कि इसको स्टमक कैंसर है, इसलिए हमें रास्ता दो, हमें जल्दी से इसको अंदर लेकर जाना होगा। उनके पास से गुजरते ही पेशेंट के हाथ में मौजूद ब्रेसलेट टूट जाता है, जिसको देखते ही फिंग समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम है। वो शेंची के पीछे जाने लगी। तभी लिन्यू से कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर फिंग से कहती है कि ये मेरी मॉम है, उनके हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट मैं 1 सेकंड में पहचान सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में शेंची को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर जी के साथ साथ युनशाई भी वहाँ पर पहुंच चुका था। लेकिन अंदर जाने से पहले ही युनशाई को एक मैसेज आता है। युनशाई वहाँ से जाने लगा। तभी डॉक्टर जी उससे पूछने लगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर युनशाई बताता है कि मेरी बेटी ठीक नहीं है, मुझे उसके पास पहुँचना होगा। युनशाई के जाने के बाद डॉक्टर जी वार्ड में मौजूद सभी पेशेंट्स को चीख चीख कर कहने लगा कि अपने हस्बैंड को कभी भी तवज्जो मत देना, ये दुनिया के सबसे बेवफा इंसान होते हैं। लेकिन सिस्टर उसको ये बोलकर अंदर चलने के लिए कहती है कि पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं, हमें जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। शायद लिफ्ट के बाहर मौजूद था और वो अपनी बेटी को कॉल करके उससे कह रहा था कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। लिन्यू भी फिंग से कहने लगी कि परेशान मत हो, तुम्हारे डैड बस आने ही वाले होंगे। एक्चुअली फिंग लिन्यू के साथ मौजूद थी। लिन्यू को काफी गुस्सा आ रहा था कि मैं एक बेबी सीटर बनकर रह गई हूँ, सारा दिन बस इन 2 बच्चों को देखना पड़ता है। वो उससे जान छुड़ाना चाहती थी। जैसे ही उसको नजर आता है कि पानी गर्म हो चुका है, वो फिंग से अपने लिए पानी लाने के लिए कहने लगी। लिन्यू के कहने पर फिंग पानी लेकर आती है, लेकिन लिन्यू वही पानी फिंग के चेहरे पर फेंक देती है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। फिंग का चेहरा जल चुका था और वो अब बुरी तरह से रोते हुए कह रही थी कि प्लीज मेरी मॉम और डैड को बुलाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है तो युनशाई और लिन्यू फिंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, जहाँ पर युनशाई डॉक्टर से कह रहा था कि प्लीज ये मेरी बेटी है, इसको बचाने की पूरी कोशिश करना। डॉक्टर कहने लगे कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको बचाऊं। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, इनके चेहरे पर काफी बड़ा जख्म आया है, इसलिए हो सकता है कि इनके चेहरे पर ये निशान बाकी रहे, हमें जल्द से जल्द इसकी सर्जरी करनी होगी। तभी सिस्टर बताती है कि पहले ही ऑपरेशन थिएटर में किसी और पेशेंट की सर्जरी शुरू हो चुकी है। युनशाई लिन्यू से चीखते हुए पूछने लगा कि तुम क्या कर रही थी जो मेरी बेटी की ये हालत हो गई? मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हें मेरे बच्चों की केयर करनी है, लेकिन तुम किसी काम की नहीं हो। इस पर लिन्यू को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो अपनी वाइफ को क्यों घर नहीं बुला लेते, मैं देखना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे बच्चों की किस तरह केयर करेगी। इस पर वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम सब लोग मेरी वाइफ से इतनी नफरत क्यों करते हो, आखिर उससे तुम्हें इशू क्या है? युनशाई को बुलाते हुए उससे कहने लगी कि डैड मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज मॉम को बुलाए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जिस पर युनशाई कहता है जब तुम्हारी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास होगी। फिंग के मुंह से शेंची का जिक्र सुनकर लिन्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो मन ही मन में कहने लगी बहुत अच्छा किया जो मैंने इसकी शक्ल ही बिगाड़ दी, ये इसी काबिल है। फिंग को ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के लिए एंटर किया जाता है। तभी उसकी नजर उस पेशेंट पर पड़ती है जिसको अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया, जो कि कोई और नहीं बल्कि शेंची थी। थोड़ी देर में शेंची के पास डॉक्टर जी आते हैं, जो उससे माफी मांगने लगे कि हम युनशाई को इस सर्जरी में पार्टिसिपेट ना करवा सके। तभी शेंची उससे कहने लगी कि
मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। जी, आप दुनिया में कहीं पर भी देख लें, एक ऐसी वाइफ जिसको कैंसर हो वो एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं होती, जिसे हर इंसान जल्द से जल्द अपनी जान छुड़ाना चाहता है। लेकिन मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं वॉक के लिए जाना चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी डॉक्टर जी को उन्हें परमिशन देना पड़ी, लेकिन उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में शेंची का सामना युनशाई से होता है, जिसको देखकर वो पूछने लगी कि क्या तुम बिजी हो। तभी युनशाई उसे कहता है कि बिजी मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि मेरे मैसेज का रिप्लाई कर सको या मेरी कॉल ही अटेंड कर लो। देखो तुम्हारी बेटी के अंदर सर्जरी हो रही है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही शेंची कहने लगी, तुम कहना क्या चाहते हो? ऑपरेशन थिएटर में फिंग मौजूद है, उसे क्या हुआ? उसको सर्जरी की क्यों जरूरत पड़ी? शेंची ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी युनशाई उसे कहने लगा, उसे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें तब आना चाहिए था जब उसको तुम्हारी जरूरत थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो मेरे बच्चों से दूर रहो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आज इस हालत में है। शेंची उसे कहने लगी कि देखो, मैंने पिछले 13 सालों से उसको पाला है, लेकिन आज तक मैंने उसको कभी भी हर्ट नहीं किया। लेकिन मैं देख रही हूँ कि पिछले कई दिनों से उसका बिहेवियर काफी चेंज हो चुका है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ लिन्यू की वजह से हो रहा है? शायद कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर शेंची को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि तुम्हारा मसला क्या है? उस लड़की का हर काम तुम्हें ठीक लगता है और मेरा हर काम गलत। उसके हर काम में तुम उसे डिफेंड करने लगते हो, लेकिन मेरी बारे में तुम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। ऐसा भी क्या हो गया है मुझे कि तुम्हारी नफरत मेरे लिए बढ़ती ही जा रही है? मैं वहाँ पर लिन्यू भी पहुँच चुकी थी, जो शेंची से कहने लगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे हस्बैंड एक बिजी डॉक्टर हैं। तुम्हें अपने बच्चों को खुद तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं हो। शायद देखता है कि फिंग अब होश में आ चुकी थी। तभी लिन्यू शेंची के करीब होते हुए उसे कहने लगी कि ये सब मैंने खुद अपने हाथों से किया है। तुम्हारी बेटी को मैंने ही गर्म पानी दिया था। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी की शक्ल बिगाड़ देना चाहती हूँ। और ये सुनते ही शेंची उस पर टूट पड़ी और उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाने की? उसको बुरी तरह से मारते हुए कह रही थी कि पहले तुम्हारी नजर मेरे हस्बैंड पर थी, लेकिन अब तुम्हारी बुरी नजर मेरे बच्चों पर भी पड़ चुकी है। मेरे जीते जी मैं कभी भी अपने बच्चों पर तुम्हारा बुरा साया नहीं पड़ने दूंगी। और इसके साथ ही वो उसको बुरी तरह से मार रही थी। तभी युनशाई उसको रोकते हुए कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? ये समझ नहीं आता तुम्हारा टेम्पर इतना शॉर्ट क्यों है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये मेरी प्रोफेशनल जगह है? हम इस वक्त हॉस्पिटल में खड़े हैं। पर शेंची उसे कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि ये लड़की क्या बातें कर रही है? इसने अभी मुझसे कहा है कि इसने जानबूझकर फिंग को गर्म पानी दिया था ताकि उसकी ये हालत हो जाए। इसकी वजह से आज मेरी बेटी इस हालत में है और तुम्हें लगता है मैं ये सब बर्दाश्त कर लूंगी? जिस पर युनशाई उसे कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, उसने कभी तुमसे ये सब नहीं कहा। लिन्यू जैसी भी है वो तुमसे 100 गुना अच्छी है। कम से कम मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए मेरे घर पर तो मौजूद है, तुम्हें तो घर जाने की फुर्सत ही नहीं। युनशाई की इन बातों ने शेंची को एक दफा फिर तोड़ कर रख दिया था और वो कहने लगी कि तुम हमेशा इस लड़की को डिफेंड करने लगते हो। अगर किसी दिन इसकी वजह से हमारे बच्चों की जान चली जाए तब भी तुम इसको डिफेंड करते रहोगे। पता नहीं इसके काले कारनामे तुम्हें नजर क्यों नहीं आते। शेंची एक दफा फिर लिन्यू पर टूट चुकी थी, जिससे वहाँ पर मौजूद लोगों को एक अच्छा ड्रामा देखने को मिल चुका था। युनशाई उसको ऐसा करने से रोकता है और उसे कहने लगा कि हम बाद में बात करेंगे। फिंग उनको आवाज देने लगी। शेंची उससे मिलने के लिए अंदर जाने लगती है। तभी युनशाई उसको रोकते हुए कहने लगा कि मुझे नहीं लगता तुम्हें अंदर जाना चाहिए। तुम्हें देखते ही मेरी बेटी एक दफा फिर डर जाए और वो परेशान हो जाए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। शेंची युनशाई की रिक्वेस्ट करती है। तभी लिन्यू उसको धक्का देते हुए कहने लगी कि यहाँ से दफा हो जाओ, हमारा मजीद टाइम जाया करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। लिन्यू युनशाई को भी अंदर चलने के लिए कहने लगी। तभी युनशाई शेंची से कहता है कि तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, हम फिर कभी बात करेंगे। शायद लिन्यू के साथ फिंग के पास पहुंच चुका था। उसको देखते ही फिंग उससे कहने लगी कि प्लीज मेरी मॉम को बुलाओ, मैं अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जिस पर लिन्यू कहने लगी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम शेंची को पसंद नहीं करती, आखिर तुम उसे कैसे मिस कर सकती हो? लिन्यू को देखते ही फिंग डर जाती है और वो युनशाई का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहने लगी कि प्लीज मेरी मॉम को बुलाओ। इस पर युनशाई कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मॉम को जरूर बुलाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फिंग की अटेंशन शेंची से डाइवर्ट करने के लिए लिन्यू से कहने लगी कि आज तुम्हारी बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बर्थडे हम मिलकर सेलिब्रेट करें। युनशाई से कहता है कि मैं आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाऊंगा और हम सब मिलकर एक अच्छा मील खाएंगे। क्या तुम्हें मेरा प्लान अच्छा लगा? फिंग उससे कहती है कि हाँ, आपका प्लान बहुत अच्छा है, हम सब बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तभी युनशाई बाहर आकर शेंची से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, फिंग की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। तभी शेंची कहने लगी कि चलो अच्छा हो गया, अब मेरी परेशानी थोड़ी कम हुई। तभी उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, लेकिन युनशाई की वजह से उसको जल्द ही खुद को संभालना पड़ा। तभी युनशाई उसे कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा वेट बहुत तेजी से कम हो रहा है। जिस पर वो कहने लगी कि तुम अपने काम से काम रखो। युनशाई उसे बताता है कि एक्चुअली आज फिंग की बर्थडे है, जिसे हम सब मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? प्लीज मेरे साथ घर चलो, बच्चे तुम्हें बहुत मिस करते हैं। आज रात मैं अपने हाथों से डिनर प्रिपेयर करने वाला
हूँ। तभी शेंची मन ही मन में सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ चाहते हुए भी नहीं जा सकती। मूवी आगे बढ़ती है तो हम युनशाई को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ अपार्टमेंट पहुंच चुका था, जहां पर इंटर होते ही उसके बच्चे उससे मॉम के बारे में पूछने लगे। जो युनशाई से कहते हैं कि हम मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, जिस पर युनशाई कहने लगा कि तुम्हारी मॉम बस आती ही होंगी, तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाना तैयार करता हूँ, तुम लोग जाके टीवी देखो। कुछ ही देर में युनशाई डिनर सर्व कर चुका था। वो बच्चों से कहने लगा कि अपनी फेवरेट डिशेस खाओ। तभी उसके बच्चे एक दफा फिर मॉम के बारे में पूछते हैं, जिस पर युनशाई कहने लगा मुझे लगता है कि वो नहीं आने वाली। नेक्स्ट सीन में हम शेंची को देखते हैं जो कि बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी उसके पास लिन्यू आती है। उसे कहने लगी कि लगता है तुम कहीं जाने की तैयारी कर रही हो, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे वो डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाहता हूँ जो तुमसे साइन करवाने के लिए मुझे युनशाई ने दिए थे। वो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद शेंची पूरी तरह से चौंक चुकी थी, क्योंकि वो किसी और चीज के नहीं बल्कि इस एग्रीमेंट के पेपर्स थे कि डिवोर्स के बाद सारी मैरिटल प्रॉपर्टी युनशाई को मिलने वाली है। शेंची पहले तो काफी गड़बड़ा चुकी थी, लेकिन तभी उसको अंदाजा होता है कि ये सब लिन्यू का एक ट्रैप हो सकता है। वो अभी अपना वार करने के लिए रेडी हो ही रही थी, तभी लिन्यू से कहती है कि प्लीज अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मरने में थोड़ी जल्दी करो। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी से पहले ही तुम इस दुनिया से जा चुकी हो। मेरे होने वाले बच्चों को तुम्हारी शक्ल देखनी पड़े ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। जिस पर शेंची से पूछती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी लिन्यू उसको बताने लगी कि एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम तो अच्छे से जानती हो कि युनशाई को बच्चे कितने पसंद हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि डिलीवरी से पहले पहले तुम हम दोनों के बीच में से निकल चुकी हो। तुम्हारी वजह से युनशाई की एक्साइटमेंट खत्म हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। न्यू के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद शेंची की तबीयत एक दफा फिर बुरी तरह से खराब होने लगी। तभी लिन्यू देखती है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है, जो देखकर वो काफी परेशान हो गई। न्यू शेंची से कहती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे लगा कि तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स फेक हैं। तभी शेंची उसे कहने लगी कि प्लीज मेरे लिए डॉक्टर को बुला दो। बाहर निकलते ही लिन्यू की टक्कर एक नर्स से होती है, जो उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। लिन्यू से कहती है कि कुछ नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं अभी शेंची के रूम से आ रही हूँ और वो कह रही है कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, इसलिए किसी को भी उसके रूम के करीब जाने मत देना। अगले सीन में हम युनशाई को देखते हैं जो कि अभी तक अपने बच्चों के लिए मजेदार सी डिशेस बनाने में लगा हुआ था। अभी उसको हॉस्पिटल से एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया गया कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो अब किसी के धोखे में आने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। इसलिए फोन करने वाले से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, मैं किसी की बकवास में नहीं आने वाला, मेरी वाइफ कुछ देर में मेरे घर पहुंचने वाली है और तुम कह रहे हो कि उसकी डेथ हो चुकी है। दोबारा कॉल करके मुझे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में उसके घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि उसके सामने पुलिस खड़ी है, जो उसे कह रहे थे कि आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और हमें कुछ लोगों पर शक हो रहा है। जब आपकी वाइफ की डेथ हुई उससे कुछ देर पहले उनके रूम में से जो लोग निकले, हमें उनको लेकर शक है। क्या आप हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहेंगे? कुछ देर में युनशाई हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहां शेंची के पास क्वीन मौजूद था और वो बुरी तरह से रोते हुए कहने लगा कि शेंची तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, प्लीज अगर तुम दोबारा मुझे कोई धोखा दे रही हो तो जल्दी से उठ जाओ। पहले भी तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हें कैंसर है। क्वीन उससे कहता है कि शेंची ने तुमसे झूठ नहीं बोला था, वो गैस्ट्रिक कैंसर के 3rd स्टेज पर थी, लेकिन तुमने उसको कभी सीरियस ही नहीं लिया। इस पर युनशाई बुरी तरह से रिएक्ट करते हुए कहने लगा कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। वो मेरी वाइफ थी, अगर उसको कैंसर होता तो मुझे कैसे पता नहीं चल सकता था। तभी क्वीन कहने लगा कि अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो उसके डॉक्यूमेंट्स ही देख लो। इनको देखने के बाद युनशाई को पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी डेथ क्यों हुई है। कुछ देर में युनशाई घर पहुंचता है तो बच्चे उसी का वेट कर रहे थे और उसको देखते ही बच्चे कहने लगे कि क्या मॉम आपके साथ नहीं आई? क्वीन कहती है मैंने आपसे कहा था ना कि मैं मॉम को मिस कर रही हूँ, इसके बावजूद भी आप उसको अपने साथ नहीं लाए। तभी वो बताने लगा कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है। ये सुनते ही बच्चों को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही ना आया और वो दोनों बुरी तरह से रोने लगे। तभी युनशाई उनको हक करते हुए रोने लगता है और कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। शेंची ने कितनी दफा मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी उसकी बात को सीरियस ही नहीं लिया और आज मुझे और मेरे बच्चों को ये दिन देखना पड़ रहा है। सीन शिफ्ट होता है तो युनशाई लिन्यू के पास पहुंच चुका था। उसको देखते ही लिन्यू काफी खुश होते हुए कहने लगी कि देखो आज तुम खुद बिना बुलाए मेरे पास आए हो। युनशाई को पुलिस की बातें याद आती हैं, जिन्होंने उसे कहा था कि हॉस्पिटल के सर्वेलेंस कैमरास के फोटो के मुताबिक वहाँ से निकलने वाली आखिरी लड़की लिन्यू थी। लिन्यू के निकलते ही शेंची की डेथ हो गई। हमें पूरा यकीन है कि शेंची का डेथ का जरूर लिन्यू के साथ कोई ना कोई ताल्लुक होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। हेलो की दुनिया से बाहर आते ही युनशाई उससे पूछने लगा कि क्या तुम शेंची से मिलने के लिए गई थी? जिस पर लिन्यू कहने लगी कि हाँ मैं उससे मिलने के लिए गई थी। तो उससे पूछता है कि तुम उससे क्यों मिलना चाहती थी? तभी वो कहने लगी कि एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं उसको देखने के लिए गई थी, लेकिन उसको इतना गुस्सा आता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ती। मेरे हाथों को देखो, इस पर अभी तक जख्म के निशान है, उसने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा। तभी युनशाई उसे कहने लगा कि वो गैस्ट्रिक कैंसर के 3rd स्टेज पर थी, तो वेट सिर्फ 40 किलो था और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इतनी बुरी तरह से मार सकती है? तुम यकीनन
लियन मुझसे झूठ बोल रही हो, बल्कि तुम आज तक मुझसे झूठ ही बोलती रही हो। तुमने कहा था कि उसका कार एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, बल्कि उसका एक्सीडेंट तुमने ही करवाया था। तुमने कहा था कि उसने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की है, जबकि एक्चुअली वो खुद कैंसर से लड़ रही थी। तुमने उसे मुझसे इतना बददिल कर दिया कि उस बेचारी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मुझे एक्सप्लेनेशन देने में ही गुजार दिए। मैंने उसका साथ तब जोड़ा जब उसको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तभी लिन्यू कहने लगी कि अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लिन्यू जाने लगी तो यूनशाई उसको रोकते हुए कहने लगा कि जब तक मैं अपनी डेड वाइफ का बदला तुमसे पूरा न कर लूं, मैं तुम्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। इससे मुझे अपनी हालत पर भी तरस आता है। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मेरी अपनी वाइफ कैंसर की वजह से मर गई और मुझे पता भी नहीं चला। कैंसर उसके पूरी बॉडी में फैल चुका था। वो 3rd स्टेज पर थी, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया ही ना हो सका। और देखो आज वो हम सबके बीच में नहीं रही। बच्चे अपनी मॉम को याद करते हैं, लेकिन शर्मिंदगी के मारे मैं उनको तसल्ली भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सारी गलती मेरी है। मैं तुम्हें भी इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इन सब में हर जगह तुम भी इन्वॉल्व हो। न्यूयन शायद से कहने लगी कि एक्चुअली सारी गलती तुम्हारी भी नहीं, बल्कि ये सारी गलती मेरी है। तुम जानते हो आज मैं उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी। जब मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। क्या तुम यकीन करोगे, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। लिटरली जब उसके मुंह से खून निकल रहा था तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो कितना एक्साइटिंग सीन था। तभी यूनशाई उसको एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगा कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुमने मेरी वाइफ को जान से मारा है, तुम ही शेंची की कातिल हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वो कहने लगी कि उसकी कातिल मैं नहीं बल्कि तुम हो। शायद उसे कहने लगा तुमने मेरी वाइफ से झूठ बोला है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, जबकि तुम्हें तो मैंने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। इस पर लिन्यू से कहती है कि उसे गुस्सा मुझ पर नहीं बल्कि तुम पर था। तुम्हें कभी अपनी बाउंड्रीज का एहसास ही नहीं हो सका, ना ही तुम उसके दिल की बात जान सके हो। अगर इतने साल एक साथ गुजारने के बावजूद भी तुम्हें उसकी फीलिंग्स का जरा भी एहसास नहीं था, तो उसका मर जाना ही बेहतर था। यूनशाई को वो सभी लम्हे याद आने लगे जिसमें शेंची को तकलीफ देने के लिए उसने लिन्यू के साथ समय गुजारा था। तभी वो लिन्यू से पूछने लगा कि आखिर उसको कैंसर क्यों हो गया था। जिस पर लिन्यू से कहती है कि उसको कैंसर तुम्हारी वजह से हुआ। रोज अपना काम छोड़कर वो सारा दिन तुम्हारा वेट करती रही, तुम्हारे बच्चों को संभालती रही, लेकिन इसके जवाब में तुमने उसे क्या दिया? तुमने उसके सच के बजाय मेरे झूठ पर यकीन करना ज्यादा बेहतर समझा। तुमने उसके साथ बेवफाई की, उसके अरमानों को ठेस पहुंचाया है और तुम्हारी वजह से, तुम्हारी टेंशन की वजह से उसको कैंसर हो गया। यूनशाई को वो सभी लम्हे याद आ रहे थे जिसमें वो शेंची को ह्यूमिलिएट करता रहा था और उसको ब्लेम करता रहा था कि वो बच्चों की केयर नहीं करती और घर की भी केयर नहीं करती। तभी वो लिन्यू से कहने लगा कि एक्चुअली तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, उसके साथ जो भी हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, ये सारी गलती मेरी ही है। मुझे बहुत अफसोस है कि अब काफी देर हो चुकी है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअली इतनी देर भी नहीं हुई, तुम्हें मेरे साथ नीचे चलना होगा। लिन्यू उसके साथ जाने से मना कर देती है। तभी यूनशाई उसको हाथ से पकड़ के अपने साथ जबरदस्ती ऊपर लेकर जाने लगा। तभी वो पूछ रही थी कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। मूवी के लास्ट सीन में यूनशाई लिन्यू के साथ टेरेस में मौजूद था और वो लिन्यू से कह रहा था कि एक्चुअली तुम्हारी बात सही है, ये सब कुछ हम दोनों की वजह से ही हुआ है और इसकी सजा हम दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी गलती होने के बाद मैं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता और तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा। तभी वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ मरने का कोई शौक नहीं, मैं जीना चाहती हूँ। लेकिन उसकी बात सुन ही कौन रहा था। यूनशाई उसका हाथ पकड़ के नीचे छलांग लगा देता है और कुछ ही देर में वो दोनों अपनी जान से जा चुके थे। और इसके साथ ही हमारी आज की ट्रेजिक स्टोरी की एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।